जिसे इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहते हैं, चाणक्य ऑफ 21st सेंचुरी कहते हैं और यहाँ तक यूएसए ने उनको इंटरनेशनल ट्रेजर का भी नाम दिया है। इनका नाम सुनकर पाकिस्तान भी थर थर कांप उठता है। ऑपरेशन सिंदूर हो, उरी अटैक का जवाब हो, अभिनंदन की सुरक्षित वापसी हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसी ऐसी रणनीतियां बनाई और दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी। 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनकर रहे, 15 इंडियन एयरलाइंस को हाईजैक होने से बचाया, इराक में आईएसआईएस के कब्जे में फंसी 46 नर्सों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया और बहुत कुछ किया भारत की सुरक्षा के लिए। कभी सोचा है किसने ऐसे डिसीजंस लिए? ये किसका दिमाग होगा जो इन सब के पीछे काम कर रहा था? ये कहानी है भारत की सुरक्षा के उस दिमाग की जिसके फैसले सीधे इतिहास बदल देते हैं। 80 साल की उम्र में जहां लोगों की रफ्तार कम हो जाती है, वहां ये इंसान आज भी भारत की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। नाम है अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, द रियल मास्टरमाइंड ऑफ इंडिया। दुश्मनी पाकिस्तान देश में उन्होंने कैसे अपने दिमाग से काम किया, बिना किसी के पकड़ में आए कैसे उन्होंने भारत को बचाया, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज की लाइफ जर्नी देखी होगी, लेकिन आज आपको मैं असली हीरो की लाइफ जर्नी के बारे में बताऊंगी जिसे हर भारतीय को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ। पहाड़, सख्त मौसम और सादा जीवन, यही उनके बचपन की पहचान थी। राजस्थान के इंडियन मिलिट्री स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। 22 साल की उम्र में पहली बार यूपीएससी अटेम्प्ट किया और पहले ही अटेम्प्ट में वे पास हो गए। 1968 में अजीत डोभाल बने आईपीएस ऑफिसर और उनकी पहली पोस्टिंग उन्हें मिली केरला में। उस वक्त केरला के कुछ इलाकों में नक्सलवाद फैल रहा था। पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन नक्सली हर बार बच निकलते थे। उस समय एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत थी जो डरे नहीं और केरला में दंगे होने से रोक ले। अजीत डोभाल उस समय सिर्फ एक जूनियर ऑफिसर थे और अजीत डोभाल को ये सिचुएशन हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई। जिस एरिया में हर ऑफिसर, हर पुलिस नाकाम हो चुकी थी, वहां अजीत डोभाल निडर होकर घूमने लगते हैं और छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं। उन्होंने वर्दी उतारी, आम कपड़े पहने, लोकल लोगों के बीच रहने लगे। मजदूर बनकर गरीबों की बातें सुनकर उन्होंने नक्सलियों का भरोसा जीता। धीरे धीरे वो नक्सलियों के नेटवर्क तक पहुंचे, लीडर्स की पहचान की और सही समय पर पूरी जानकारी सीनियर ऑफिसर्स को दे दी। जो दंगे इतने दिनों से चल रहे थे, अजीत डोभाल ने उन्हें एक ही हफ्ते में खत्म कर दिया। बिना बड़ी गोलीबारी केरला में नक्सल नेटवर्क टूट गया। यही से सरकार को समझ आ गया कि ये ऑफिसर सिर्फ पुलिस नहीं, अंडरकवर ऑपरेशन का मास्टर है। तब अजीत डोभाल अपने इंटेलिजेंस के कारण बहुत फेमस हुए और तभी उन्हें केरला से दिल्ली बुलाया जाता है और 1972 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल किया जाता है और यही से अजीत डोभाल जासूसी दुनिया में एंट्री मारते हैं। तभी उसी साल अजीत डोभाल की शादी होती है। एक तरफ अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए खुद को तैयार कर रहे थे और दूसरी तरफ असम और मिजोरम, दोनों जगह हालात हाथ से निकल चुके थे। तब मिजोरम असम का ही हिस्सा था और तब गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि असम के अंदर जिसे असमी लैंग्वेज आती है उन्हें ही जॉब मिलेगी और मिजो लोगों को लगा कि गवर्नमेंट उनके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही है और तब लाल डेंगा नाम का लीडर, जिससे सरकार भी डरती थी, वो सरकार के खिलाफ जाकर मिजो लोगों की हक की बातें करने लगा।
1966 के आसपास लाल डेंगा ने भारत से अलग आज़ाद मिजोरम की मांग की, मिजोरम को अलग देश बनाने की मांग की, हथियार उठाए और सरकारी ठिकानों पर हमले शुरू हुए। अब गवर्नमेंट से सिचुएशन नहीं संभली क्योंकि सारी मिजो पॉपुलेशन का सपोर्ट लाल डेंगा को मिल रहा था और तब अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा गया सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए। धीरे धीरे अजीत डोभाल ने वहां जाकर लाल डेंगा के साथियों के साथ बातचीत शुरू की, उनको दोस्त बनाया, उनका भरोसा जीता और बहुत समझाने के बाद लाल डेंगा को एहसास हुआ कि बंदूक से काम नहीं चलेगा, समझौते से ही भविष्य बनेगा। लाल डेंगा ने फाइनली हिंसा छोड़ी, हथियार डाल दिए और भारत का संविधान माना और वही लाल डेंगा जो कभी देश तोड़ना चाहता था वो मिजोरम का मुख्यमंत्री बना और आज मिजोरम भारत के सबसे शांत राज्यों में से एक गिना जाता है। जहां अजीत डोभाल ने एक तरफ मिजोरम को भारत से अलग होने से बचाया, वहीं कहीं ना कहीं सिक्किम जो एक अलग देश था उसे भारत का 22वां राष्ट्र बनाने में भी अजीत डोभाल शामिल थे। अब कहानी सुनते हैं पाकिस्तान की। अब होता यूँ है कि 1972 में इंदिरा गांधी ने भारत के पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो सक्सेसफुल भी रहा। अब पाकिस्तान को ये सहा नहीं गया, वो कहाँ पीछे रहने वाला था। उनको मिर्ची लगी और उन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू किया। अब पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करना शुरू किया। यहाँ इंदिरा गांधी को थोड़ी भनक लग गई कि कुछ तो छुपम छुपाई चल रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच। उन्होंने तुरंत रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम बनाकर चाइना और पाकिस्तान भेजा ताकि उन्हें एग्जैक्ट खबर मिल जाए कि पाकिस्तान और चाइना दोनों क्या प्लान कर रहे हैं और अजीत डोभाल को सिलेक्ट करके पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान में कहूटा नाम की जगह में खान रिसर्च सेंटर था जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट चल रहा था। अब अजीत डोभाल एक अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान में पहुंच गए। अजीत डोभाल यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे थे और बहुत दिमाग लगा रहे थे और यहाँ इंडिया में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और मोरारजी देसाई बन गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। अब अजीत डोभाल पाकिस्तान में खान रिसर्च सेंटर के बाहर भीख मांगने लगे और जो साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर के अंदर बाहर जाते थे उनको ट्रैक करना शुरू किया कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अब अजीत डोभाल इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें पता था कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है वो उस इंसान के शरीर में आ जाता है। इसीलिए अगर उस साइंटिस्ट के शरीर का टुकड़ा मिल जाए या बाल का टुकड़ा मिल जाए तो ये प्रूव हो सकता है कि हाँ, ये लोग रिसर्च सेंटर के अंदर वाकई ही न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। और फिर क्या, अजीत डोभाल ने साइंटिस्ट पर पूरी निगरानी रखना शुरू किया और ये जाना कि साइंटिस्ट अपने बाल काटने के लिए कौन से नाई के पास जाते हैं। जब कोई साइंटिस्ट अपने बाल कटवाने जाता तो अजीत डोभाल नाई की दुकान के बाहर भीख मांगते और उनके कटे हुए बाल इकट्ठा करते। उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू इंडिया में बाल के सैंपल्स भेजे और इंडिया में जब बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी मिला। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि खान रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अब किसी भी तरह पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोकना था। इसीलिए अजीत डोभाल ने कई बार पाकिस्तान से इंडिया में बैठे मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर जनरल जिया उल हक के बीच कई बार बातचीत होती रहती थी। इन्हीं बातचीत को लेकर बाद में ये दावा सामने आया कि मोरारजी देसाई ने दोस्ती के भरोसे जिया उल हक को इंडिया के रॉ के सीक्रेट एजेंट्स की सारी जानकारी दी कि वो कितने हैं, कहाँ है और पाकिस्तान में कहाँ छुपे हैं।
और ये भी बताया कि हमें सब पता है तुम न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। कुछ आर्टिकल्स और इंटरव्यूज में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को रॉ के ऑपरेशंस का अंदाज़ा हो गया, जिससे भारत के कुछ अंडरकवर नेटवर्क खतरे में भी पड़ गए और इंडिया के कुछ एजेंट्स बेरहमी से मारे भी गए और अजीत डोभाल को जैसे तैसे वहां से बचकर भारत वापस आना पड़ा। लेकिन अजीत डोभाल की वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले हो चुका था। अब जितने टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे, बहुत सारे ऑपरेशंस में इंडिया को मदद मिली और जितने भी टाइम ये पाकिस्तान में रहे तब ये 2 बार पकड़े भी गए। एक बार तो जब किसी एक आदमी ने अजीत डोभाल को रोका और पूछा कि तुम हिंदू हो, तो अजीत डोभाल ने कहा नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। और तब उसने कहा कि तुम्हारी कान में छेद है जो एक हिंदू कराता है। तब डोभाल ने उससे कहा कि हाँ, मैं हिंदू था, अब नहीं हूँ। इस पर उस इंसान ने कहा कि तुम आज भी हिंदू हो, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि इसे सही करवा लो, क्योंकि इस तरह से घूमने में खतरा है। अब दूसरी बार अजीत डोभाल जी तब पकड़े गए जब वो लाहौर में कव्वाली सुन रहे थे। तब बगल में बैठे एक आदमी ने उनसे कहा कि ये जो तुमने नकली दाढ़ी लगाई है वो गिरने वाली है। जासूसी की दुनिया में दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है शक, और अजीत डोभाल 2 बार उस शक से जिंदा निकल आए बिना गोली चलाए। साल 1970 से 1980 में पंजाब में हालत बहुत खराब थी। अलग देश खलिस्तान की मांग कर रहे थे। कुछ कट्टर नेता और आतंकी संगठन साथ हो गए थे। पुलिस और आम लोगों पर हमले हो रहे थे। डर का माहौल पंजाब में छा गया था। धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसक आतंकवाद में बदल गया। जब पहली बार आतंकवादी गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसे तब ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया गया और उसमें सरकार का बहुत नुकसान हुआ था। इसीलिए सरकार ने तय किया अब अगली बार गोली नहीं, दिमाग चलेगा। जब आतंकियों ने फिर से गोल्डन टेम्पल में घुसने की कोशिश की तब सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर की योजना बनाई। इस बार लक्ष्य था आतंकियों को जिंदा पकड़ना, वो भी बिना खून खराबा और बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए। अब आतंकवादियों को गोल्डन टेम्पल से निकालने में अजीत डोभाल को बुलाया जाता है। अजीत डोभाल ने सीधे गोली चलाने की जगह दिमाग से काम लिया। उन्होंने गोल्डन टेम्पल में रिक्शा वाला बनकर आतंकवादियों को कहा कि मैं पाकिस्तान के आईएसआईएस से आया हूँ और उनसे दोस्ती कर ली। अजीत डोभाल जी में गजब कन्विंसिंग पावर थी। उन्होंने आतंकवादियों को सारी इन्फॉर्मेशन दी कि गवर्नमेंट बाहर बहुत डरी हुई है। बाहर खड़ी पुलिस की एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी और आतंकवादियों को भी उन पे पूरा विश्वास हुआ। अब आतंकवादी भी वैसा ही करते जैसा अजीत डोभाल उन्हें करने के लिए कहते। धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल के अंदर पानी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब बंद कर दिया गया। अंदर ही अंदर गर्म माहौल के कारण मजबूरन आतंकवादियों को पानी पीने के लिए बाहर आना पड़ता था। अब मंदिर के चारों तरफ से उन्हें घेरा गया था, सप्लाई रोकी गई और दबाव बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि बिना बड़े खून खराबा किए आतंकियों ने हथियार डाल दिए और उन्हें पकड़ा गया। और एक बार फिर अजीत डोभाल की मदद से ऑपरेशन ब्लैक थंडर सक्सेसफुल रहा। अजीत डोभाल ने साल 1971 से 1999 के बीच में 15 से ज़्यादा प्लेन हाईजैकिंग में अपने दिमाग से कई सारे लोगों की जान बचाई। कश्मीर में कूका पारे नाम का आतंकवादी था। वो एक सिंगर था और कश्मीर में फेमस था। पाकिस्तान से उसे बहुत मदद मिलती थी, फंड्स मिलते थे कश्मीर में दंगा कराने के लिए और इसीलिए कश्मीर में कोई भी इलेक्शंस हो नहीं पा रहे थे। अब अजीत डोभाल मिले कूका पारे से, उनके बीच दोस्ती हुई और अजीत डोभाल ने कूका पारे को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया कि पाकिस्तान असल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तुम्हारा फायदा उठा रहा है। ये सब बातें करके अजीत डोभाल ने कूका पारे को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया और कूका पारे ने पाकिस्तान पर हमले भी शुरू किए। बहुत लड़ाई हुई और फिर धीरे धीरे कश्मीर में इलेक्शंस भी हुए जिसमें कूका पारे को एमएलए बना दिया गया
और इस तरह कश्मीर को आतंकवादियों के हाथ में जाने से अजीत डोभाल जी ने बचा लिया। अजीत डोभाल के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि सबका दिमाग हिल जाए। कैसी नेगोशिएशन स्किल्स, कैसी कन्विंसिंग पावर होगी उनकी, हम सोच भी नहीं सकते। एक बार आईएसआईएस ने इराक पर कब्जा कर लिया और इराक के एक हॉस्पिटल में 46 इंडियन नर्सेस थी जहां वो फंस चुकी थी। आईएसआईएस उन्हें वापस छोड़ नहीं रहा था। अभी जैसे ही अजीत डोभाल जी को ये पता लगा कि हमारे देश की नर्सेस वहाँ खतरे में है, उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी से कुछ कहे वो इराक पहुँच गए। इंडिया में किसी को नहीं पता अजीत डोभाल कहाँ है और इराक में नहीं पता कि अजीत डोभाल कहाँ है। अजीत डोभाल आईएसआईएस से मिले, उनसे बातचीत की और कहा हमारे देश की सारी 46 नर्सेस को छोड़ दो, उन्हें सेफली वापस इंडिया भेज दो। और विद इन 48 आवर्स अजीत डोभाल सारी 46 नर्सेस को इंडिया में वापस ले आए। ये आज तक पता नहीं चला उन्होंने आईएसआईएस से क्या बात की, कैसे उन्हें मनाया, बस मिशन सक्सेसफुल रहा। आईएसआईएस जो किसी की भी नहीं सुनता, ना अमेरिका की ना रशिया की, उसने अजीत डोभाल की बात मानी और सब नर्सेस इंडिया सेफली वापस आ गई। 18 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे उरी अटैक में और पूरा देश गुस्से में था। तुरंत अजीत डोभाल ने मिलिट्री की हाई लेवल टीम बुलाकर पीएम के साथ मीटिंग की, ब्लूप्रिंट तैयार किया और तुरंत 11वें दिन के अंदर एलओसी में घुसे, 3 किलोमीटर अंदर तक गए और अटैक किया। उनके लॉन्च पैड खत्म किए, 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया और 38 पाकिस्तानी टेररिस्ट भी खत्म किए। अब वैसे ही 2019 में पुलवामा एयर स्ट्राइक भी करवाया और तब इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन अभिनंदन वही पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए। अजीत डोभाल ने 2 दिन के अंदर डायरेक्ट मैसेज दिया पाकिस्तान को कि अगर अभिनंदन को नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान की हालत हम बदतर कर देंगे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान नजर नहीं आएगा, ना ही भारत डरता है और ना ही कभी डरेगा। पाकिस्तान के पसीने छूट गए, वो समझ गया कि अभिनंदन को रोकना उसके लिए भारी पड़ सकता है। 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अभिनंदन को सम्मान के साथ भारत वापस भेजा गया। 22 अप्रैल 2025 में जब आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम लोगों को धर्म पूछकर उन पे गोलियां बरसाई, इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसी के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था हमले के पीछे मौजूद आतंकी ठिकानों और नेटवर्क को खत्म करना, ताकि ऐसे हमलों की जड़ पर ही वार किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के मास्टरमाइंड भी अजीत डोभाल ही थे। अब पाकिस्तान भी समझ गया है कि अगर भारत चुप रहता है तो समझ लीजिए अजीत डोभाल कुछ सोच रहे हैं। अजीत डोभाल को मास्टरमाइंड कहो, चाणक्य कहो या जेम्स बॉन्ड कहो, भारत का सुरक्षा कवच कहो, कभी किसी से डरते नहीं, निडर है, देश से बेइंतहा प्यार करते हैं, देश को अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित रखा है उन्होंने। देश की सुरक्षा बंदूक से नहीं दिमाग से जीती जाती है, ये अजीत डोभाल की सीख है। पर मन में अभी भी यही सवाल है कि ऐसे इंसान को भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं मिला है। अगर आपको भी लगता है कि अजीत डोभाल देश के असली हीरो है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।